6 अरब 50 करोड़ की पेंटिंग। आखिर ऐसा क्या है इस पेंटिंग में? और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो एक दिन में 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट भी देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आज आप सबसे पहली बार अपनी आंखों से एक 20,000 वॉट के इलेक्ट्रिक बल्ब को जलता हुआ देखने वाले हैं। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, हमने 50 वॉट, 100 वॉट और यहां तक कि 1000 वॉट के भी इलेक्ट्रिक बल्ब को जलता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी भी अपनी आंखों से 20,000 वॉट के इलेक्ट्रिक बल्ब को जलता हुआ देखा है? नहीं तो माय इंडिया फैमिली पहन लीजिए अपने ग्लासेस को, क्योंकि यह सफर आपको चौंधा जरूर देगा। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक 20,000 वॉट के इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाकर दिखाया जा रहा है। असल में दोस्तों, ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसको कि साल 2016 में यूके में कंडक्ट किया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बल्ब की रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि इसने आसपास के इलाके में कुछ इस तरीके से रात को दिन में कन्वर्ट कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यूके की हिस्ट्री का ये एक्सपेरिमेंट कुछ चुनिंदा अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स में से भी एक एक्सपेरिमेंट माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बल्ब की रोशनी एडिसन को ऊपर तक भी साफ तौर पर दिखाई जरूर दी होगी। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, हमने विंटर सीजन में समुद्र के पानी को जमता हुआ तो जरूर देखा होगा, और ये प्रोसेस देखने में काफी ज्यादा सिंपल भी लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी समुद्र का पानी किसी भी सिंपल तरीके से नहीं बल्कि बेहद ही ड्रामेटिक तरीके से जमता है? नहीं समझे तो साइंस लवर्स एक बार फिर से तैयार हो जाइए कुछ कमाल देखने के लिए। असल में दोस्तों, जैसे ही विंटर सीजन में एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है तो समुद्री पानी की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समुद्र के पानी में काफी बड़े अमाउंट में सॉल्ट यानी कि नमक होता है, जो इन आइस क्रिस्टल्स की डेंसिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके चलते हुए ये आइस क्रिस्टल्स एक तरीके की बेहद ही सॉल्टी ब्राइन को बना लेते हैं, जो ज्यादा डेंस होने की वजह से समुद्र के तल की ओर कुछ इस तरीके से नीचे की ओर चलना शुरू कर देती है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये ब्राइन जैसे ही किसी भी समुद्री जीव या फिर किसी भी चीज के कांटेक्ट में आती है, ये तुरंत ही उसको जमा देती है। एंड लास्टली, जैसे ये ब्राइन समुद्र तल पर पहुंचती है, ये तुरंत ही कुछ इस तरीके से समुद्री तल में एक वर्टिकल फ्रोजन ट्यूब क्रिएट कर देती है, जिसे आइसिकल ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस ट्यूब के कांटेक्ट में जो भी आता है ये उसको जमा कर तुरंत ही ऊपर भेज देती है। और जब इस तरीके की बहुत सी सॉल्टी ब्राइन और ट्यूब्स आपस में मिल जाते हैं तो परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में समुद्र का एक बहुत बड़ा एरिया पूरी ही तरीके से जम जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी समुद्र का जमना अपने आप में काफी ज्यादा ड्रामेटिक जरूर होता है। फैक्ट नंबर 13। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी इंसान अपने बालों को मेंटेन ना रखे तो उसके बालों में अक्सर जूं पड़ जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि ये जूं यानी कि लाइस जब भी हमारे स्कल्प से ब्लड को चूसती हैं तो हमें इचिंग यानी कि खुजली महसूस होती है, राइट? लेकिन क्या आपने कभी भी किसी लाइस को हमारे स्कल्प से ब्लड को चूसते हुए देखा है? साथ ही साथ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये लाइस इतनी आसानी से इस चीज को कैसे कर लेती हैं? नहीं तो डोंट वरी, मैं हूं ना। असल में दोस्तों, लाइस के पैरों की बनावट कुछ इस तरीके की होती है कि उसके सभी पैर नीचे की तरफ से कुछ इस तरीके से नुकीले होते हैं, जिनको कि टॉर्सन क्लॉ कहा जाता है। और इन्हीं क्लॉस को ये लाइस हमारे सिर की स्किन के ऊपर बेहद ही टाइट वे में एक सुई की तरह इंजेक्ट करके कुछ इस तरीके से हमारे ब्लड को सक करती हैं, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। दरअसल दोस्तों, यहां पर लाइस के द्वारा ब्लड को सक करता हुआ दिखाया जा रहा है, जहां पर आप साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि ब्लड सक करने के बाद वो ब्लड लाइस की बॉडी में किस तरीके से उसके डाइजेस्टिव सिस्टम तक फ्लो करता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस पूरे प्रोसेस को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12। 6 अरब 50 करोड़ की पेंटिंग। आखिर ऐसा क्या है इस पेंटिंग में? दोस्तों, इस फैक्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर ये पेंटिंग किसी भी ऑक्शन में आपके सामने आए तो आप इस पेंटिंग को खरीदने के लिए मैक्स टू मैक्स कितना पे कर सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। तो चलिए दोबारा से इस पेंटिंग पर आते हैं। असल में दोस्तों, इस पेंटिंग का नाम ऑरेंज, रेड और येलो है, जिसको कि एक अमेरिकन पेंटर मार्क रोथको के द्वारा साल 1961 में पेंट किया गया था। असल में दोस्तों, इस पेंटिंग के बारे में यह कहा जाता है कि इस पेंटिंग में मार्क के द्वारा सनसेट के रियल कलर्स को दिखाने की कोशिश की गई है, जहां पर अगर आप इस पेंटिंग के टॉप पर नजर डालेंगे तो आपको ये पेंटिंग हल्की सी येलो कलर की दिखेगी, तो वहीं बीच और नीचे की तरफ आपको ये पेंटिंग ऑरेंज कलर का पेंट हुआ नजर आएगी। एंड लास्टली, साथ ही साथ आपको इस पेंटिंग के एजेस और मिड में आपको रेड कलर की लाइंस दिखेंगी। एंड दैट्स इट। इसके अलावा इस पेंटिंग में और कुछ भी सीक्रेट
नहीं है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि न्यूयॉर्क में साल 2012 में किए गए एक ऑक्शन में इसी पेंटिंग को 6 अरब 50 करोड़ रुपए के आसपास बेचा गया था। अगर आप इस पेंटिंग को देखकर शॉक में आ चुके हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 2015 में दोबारा से न्यूयॉर्क में किए गए एक ऑक्शन में मार्क की एक और पेंटिंग जिसका की नाम येलो एंड ब्लू था, उसको 3 अरब 50 करोड़ के आसपास बेचा गया था। तो गाइज आप मुझे बताइए कि फिर जब मजनू बाई की पेंटिंग 37 लाख रुपए में बेची गई थी तो क्यों लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये पेंटिंग इतना डिजर्व नहीं करती। खैर जो भी है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो बुक दिख रही है उसको पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा अमेजिंग बुक माना जाता है। खा गए ना धोखा। असल में दोस्तों ये कोई बुक नहीं बल्कि एक बेहद ही रियलिस्टिक केक है। दरअसल दोस्तों इस अमेजिंग केक को जाने माने केक मेकर बेन क्यूलिन के द्वारा कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया है कि ना सिर्फ ये देखने में एक बुक के जैसा लगता है बल्कि आप इस केक को एक बुक की तरह खोलकर इसके पेजेस को भी पढ़ सकते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से इस केक को इस पूरी दुनिया के कुछ चुनिंदा सबसे ज्यादा रियलिस्टिक केक्स में से भी एक केक माना जाता है, जो वास्तव में अपने आप में तारीफ के लायक है। फैक्ट नंबर 10। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 24 घंटे के अंदर कितनी बार सनराइज और सनसेट को देखते हैं तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा एक बार। हालांकि मैक्सिमम केसेस पर ये 2 या 3 बार हो सकता है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज में रात में भी कुछ देर के लिए सन निकलता है। तो वहीं दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो एक ही दिन के अंदर 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट देखते हैं, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद साइंटिस्ट एक दिन में 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट को देखते हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ISS की ट्रेवलिंग स्पीड। असल में दोस्तों ISS लगभग 27,520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहा है, जिसका मतलब है कि ISS हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक पूरा ही चक्कर लगा लेता है, जिसकी वजह से वो हर 90 मिनट में एक सनराइज और एक सनसेट को देखता है। परिणाम स्वरूप ISS में काम करने वाले साइंटिस्ट एक ही दिन में 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट को देखते हैं। और ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जो इतनी बार एक ही दिन में सनराइज और सनसेट को देखते हैं। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको अलग अलग देशों में सेलिब्रेट होने वाले बहुत से आइस फेस्टिवल्स के बारे में तो बताया ही है, जिसमें बेहद ही खूबसूरत आइस स्कल्पचर्स को भी बनाकर तैयार किया जाता है। तो वहीं दोस्तों हम सभी जानते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन सीरीज अपने आप में काफी ज्यादा फेमस थी। आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई आइस फेस्टिवल्स और गेम ऑफ थ्रोन्स का आपस में क्या कनेक्शन है, या यूं कहूं कि बेहद ही आईसी कनेक्शन है। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 2019 में फिनलैंड में पूरी दुनिया के सबसे पहले गेम ऑफ थ्रोन आइस होटल को बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें फर्नीचर से लेकर बेड और यहां तक कि रेस्टोरेंट से लेकर रूम को भी पूरी ही तरीके से आइस का यूज करते हुए बेहद ही खूबसूरत गेम ऑफ थ्रोन की थीम के अंतर्गत कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि जहां पर इस होटल के हर एक रूम में आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के अलग अलग कैरेक्टर्स के बेहद ही खूबसूरत आइस स्कल्पचर्स अलग अलग अंदाज में देखने को मिलते हैं। और यही वो कारण था जिसकी वजह से इस होटल को पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिक होटल्स में से भी एक होटल माना जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको एक स्पाइडर और एक ऐसी बर्ड दिखाई थी जो अपने आप को किसी भी ट्री पर बैठाकर कुछ इस तरीके से गायब कर लेती है कि सामने वाला इंसान चाहकर भी उसको नहीं देख पाता है। और उसी की तर्ज पर ही दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी बटरफ्लाई भी मौजूद है जो इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गई है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो बटरफ्लाई दिख रही है उसको ऑरेंज ओक लीफ बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये बटरफ्लाई कुछ इस तरीके से ग्रो करती है कि इसके काफी नजदीक आने के बाद भी लोगों को यह भ्रम होता है कि ये कोई बटरफ्लाई नहीं बल्कि एक पेड़ का सूखा पत्ता हो। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस बटरफ्लाई को काफी ज्यादा अमेजिंग भी माना जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस बटरफ्लाई के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स है ट्रीज और प्लांट, क्योंकि दोस्तों इनके बिना हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल है आउटर स्पेस, जहां पर आप नॉर्मल सिचुएशन में किसी भी प्लांट को ग्रो कर ही नहीं सकते। और यही वो कारण है जिसकी वजह से जब भी किसी भी एस्ट्रोनॉट को आउटर स्पेस में भेजा जाता है तो उसको ऑक्सीजन एक सिलेंडर में भरकर दी जाती है। लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से आउटर स्पेस में किसी भी प्लांट को ग्रो कर लें तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि जरूर मानी जाएगी।
अब मैं ऐसा सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इस सेक्टर में ऑलरेडी हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। जहां पर दोस्तों यूके के एक इन्वेंटर के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मैन मेड बायोलॉजिकल लीफ को बनाकर तैयार किया गया है, जिसको कि सिल्क लीफ के नाम से भी जाना जाता है। असल में दोस्तों इस लीफ को सिंथेटिक सिल्क प्रोटीन के मिक्सचर से क्लोरोप्लास्ट को सस्पेंड करते हुए कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है कि ये सिंथेटिक लीफ बेहद ही छोटे अमाउंट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हुए एक नेचुरल लीफ की तरह ऑक्सीजन को बना सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आउटर स्पेस की सभी सिचुएशंस में भी इस प्रोसेस को कर सकती है, जो कि नेचुरल प्लांट नहीं कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जिसके चलते हुए साइंटिस्ट अब इन्हीं तरीके की लीव्स का इस्तेमाल करते हुए एक बेहद ही बड़े प्लांट को भी डेवलप कर रहे हैं, जिनको इन फ्यूचर स्पेस में भेजकर किसी भी एस्ट्रोनॉट को किसी भी मिशन के तहत काफी लंबे समय तक आउटर स्पेस में रखा जा सकता है। तो नो डाउट ये इन्वेंशन अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 6, हमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बरसात के पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े हम आगे उस पानी को यूज कर सकें, जो कि अपने आप में काफी हद तक अच्छा भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने ये चीज यूएसए में कर दी तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं? नहीं समझे तो चलिए ये चीज भी बता ही देता हूं। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन यूएसए के रेन वाटर हार्वेस्टिंग लॉ के अनुसार यूएसए में बहुत से ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर आप जरा भी रेन वाटर को कलेक्ट नहीं कर सकते, और इनमें कोलोराडो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। असल में दोस्तों इस लॉ के अनुसार रेन वाटर को स्टेट की प्रॉपर्टी माना जाता है, जिसके चलते हुए अगर आप रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं तो इसका यह मतलब है कि आप स्टेट की प्रॉपर्टी को कलेक्ट यानी कि स्टोर कर रहे हैं, जो कि वहां पर एक संगीन अपराध के अंतर्गत आता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां पर आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, अगर दोस्तों आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा साफ पानी वाली रिवर कौन सी है, तो आपको एक नाम ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलेगा और वो है रिवर थेम्स। असल में दोस्तों थेम्स नदी को इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा साफ पानी वाली नदियों में से एक नदी मानी जाती है। लेकिन आखिर थेम्स के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से थेम्स इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा साफ पानी वाली रिवर में से एक रिवर बन गई? असल में दोस्तों इस समय था साल 1858 का, जब सेंट्रल लंदन में द ग्रेट स्टिंक नाम की एक घटना घटी। असल में दोस्तों 1850 के आसपास ह्यूमन वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट को बिना किसी ट्रीटमेंट के ऐसे ही थेम्स नदी में बहा दिया जाता था, जिसके चलते हुए साल 1858 की गर्मियों में थेम्स के अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। और ये स्मेल इतनी ज्यादा तेज थी कि इस स्मेल ने आसपास के रहने वाले लोगों को बीमार करना भी शुरू कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस समय लंदन में एक रूमर भी उड़ा जिसके चलते हुए ये बताया गया कि इस स्मेल को सूंघने के बाद जो भी इंसान बीमार होता है उसकी सीधी ही मृत्यु हो जाती है। और जब ये घटना हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो बहुत से विशेषज्ञों ने थेम्स नदी को बायोलॉजिकल डेड मान लिया, यानी कि उन्होंने ये मान लिया कि थेम्स नदी दोबारा से कभी भी एक प्रॉपर या अच्छी रिवर बन ही नहीं सकती। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए ये नदी इंग्लैंड की गवर्नमेंट की नजरों में आई और उन्होंने इस नदी को साफ करने की हर मुमकिन कोशिश की, जिसका परिणाम इस नदी का नाम दुनिया की सबसे ज्यादा साफ नदियों की लिस्ट में शुमार होना भी था। और यही चीज प्रूफ कराती है कि इंसान अगर कुछ भी चीज को ठान ले तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फैक्ट नंबर 4, आपने बहुत सी मल्टी स्टोरी पार्किंग्स तो जरूर देखी होंगी। बेसिकली दोस्तों इन पार्किंग्स को काफी कम स्पेस में काफी ज्यादा व्हीकल्स को पार्क करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एंशिएंट जापान में इसी टेक्निक का यूज पेड़ों को ग्रो करने के लिए भी किया जाता था? असल में दोस्तों इस टेक्निक का नाम था दाएसुगी, जो कि 14वीं शताब्दी के आसपास जापान के पेड़ों को उगाने में इस्तेमाल की जाती थी। असल में दोस्तों इस टेक्निक के अंतर्गत बोनसाई पेड़ों के ऊपर कुछ इस तरीके से देवदार के पेड़ों को ग्रो किया जाता था। और ऐसा करने के लिए वहां के लोग हर 2 साल में बोनसाई ट्री के ऊपरी हिस्से पर देवदार के पेड़ों के सीड्स को कुछ इस तरीके से लगाते थे कि आगे चलकर वो देवदार का पेड़ कुछ इस तरीके से एक दूसरे पेड़ के ऊपर से ही ग्रो कर जाया करता था। असल में दोस्तों जापानीज इस टेक्नोलॉजी का यूज काफी कम स्पेस में काफी ज्यादा ट्रीज को ग्रो करने के लिए किया करते थे। और आप ये यकीन मानिए कि अगर इस टेक्निक को आज हमने एडॉप्ट कर लिया तो हम काफी जल्द अपनी प्रकृति को फिर से खूबसूरत बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको अनब्रेकेबल टीवी दिखाया था जिसको कि तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। तो वहीं दोस्तों क्या आपको बताया कि टीवी की इसी टेक्नोलॉजी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाया गया है, जिसको देखकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। मिली इस दुनिया के सबसे पहले ट्रांसपेरेंट टीवी से।
दरअसल दोस्तों इस टीवी को अभी हाल ही में इस पूरी दुनिया के सामने लाया गया है। अमेजिंग बात यह है कि इस पूरी टीवी की बॉडी को बेहद ही एडवांस ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसका डिस्प्ले आपको कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में दिखाई देता है। हालांकि इस टीवी के साथ लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस टीवी ने टीवी इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन जरूर ला दिया है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि पूरे ही विश्व में फैली हुई महामारी के बीच मैक्सिको में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने के लिए एक बेहद ही यूनिक काम किया गया है। असल में दोस्तों पूरे ही मैक्सिको के ऑलमोस्ट सभी रेस्टोरेंट्स और कैफेज में कुछ इस तरीके के जायंट टेडी बियर्स को लोगों के बगल में बिठाया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अकेलापन भी नहीं लगता है और ना चाहते हुए भी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ता है। क्या इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में भी अडॉप्ट करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत होती है कि वो अपनी उंगलियों को या फिर गर्दन को चटकाते रहते हैं। तो वहीं दोस्तों इस दुनिया में आपको बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे कि ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करके हम हमारी बोन्स को डैमेज कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा करके हम हमारी बोन्स को डैमेज करते हैं? आई थिंक नहीं। तो चलिए आज इसके पीछे की साइंस भी आपको बताता हूं। असल में दोस्तों हमारी बॉडी की जॉइंट्स के बीच फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक नेचुरल फ्लूइड बनता है जिसको कि साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये फ्लूइड हमारी बॉडी के सभी जॉइंट्स के बीच में एक लुब्रिकेंट का काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद रहती हैं। अब जैसे ही हम हमारी फिंगर या फिर गर्दन को चटकाते हैं तो बेसिकली उस समय पर हम हमारे जॉइंट्स पर प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स की बोन एक दूसरे से थोड़ा सा करीब आ जाती हैं। और जब ये बोन्स एक दूसरे के करीब आती हैं तो ये बोन्स उन दोनों ही बोन्स के बीच मौजूद उसी फ्लूइड पर प्रेशर लगाती हैं, जिसकी वजह से उस फ्लूइड में मौजूद वैक्यूम या फिर गैस बबल के रूप में बाहर निकलकर फूटती है और बबल के फूटने की वही आवाज हमें हमारी फिंगर चटकाते समय हमें सुनाई देती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज को समझिए कि जब भी हम हमारी उंगलियों को चटकाते हैं तो वो आवाज हड्डियों की नहीं बल्कि उसी वैक्यूम बबल की होती है। सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि बहुत सी रिसर्च में यह बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ऐसा करने से हमारी बोन्स पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर कर रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।